हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की इस क्लास में हम लोग मिलकर ये डिस्कस करने वाले हैं कि सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जाम क्या है, क्या एज लिमिट इसके लिए होते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं अगर हम लोग इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, और क्या एग्जाम पैटर्न है, इन सब के बारे में देखेंगे। यू कैन से कि इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखेंगे सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सीएसआईआर नेट है क्या? नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीएसआईआर क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। जो भी स्टूडेंट इस सीएसआईआर नेट के एग्जाम को क्लियर करते हैं तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स में अलॉट किए जाते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स में उनको अपॉइंट किया जाता है जो इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। इस एग्जाम को कंडक्ट कौन करवाता है? इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है एनटीए। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। 2019 से पहले सीएसआईआर इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता था। आफ्टर 2019 नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि आपके नीट के एग्जाम को भी लेती है, वही इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, दैट इज सीएसआईआर नेट। अब देख लेते हैं कि सीएसआईआर नेट का जो एग्जाम है ये किन सब्जेक्ट्स के लिए कंडक्ट करवाया जाता है। ये केमिकल साइंसेज के लिए, मैथमेटिकल साइंस के लिए, अर्थ साइंस के लिए, लाइफ साइंस और अर्थ साइंस, इन स्ट्रीम्स के लिए इसको कंडक्ट करवाया जाता है। इन सब्जेक्ट्स के लिए इनको कंडक्ट करवाया जाता है। सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जाम जो है ये क्या डिटरमाइन करता है, क्यों ये कंडक्ट करवाया जाता है? ये एग्जाम जो होता है बेसिकली जेआरएफ, और इसी के साथ अगर हम बात करें लेक्चररशिप, दैट इज असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। इन दो क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए, इन दो पोजीशन को फुलफिल करने के लिए इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है। जेआरएफ दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसे आप किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट में, रिसर्च फंडेड प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हो, किसी भी इंडस्ट्रियल रिसर्च में काम कर सकते हो, पीएसयू सेक्टर में काम कर सकते हो अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो। और अगर आपको एकेडमिक्स में इंटरेस्ट है, अगर आप लेक्चरार बनना चाहते हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हो एज अ लेक्चरार, तब ये एग्जाम आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एमएससी प्लस नेट स्टूडेंट को ही अपॉइंट करते हैं एज अ लेक्चरार, और कई ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो पीएचडी प्लस नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट को ही अपॉइंट करते हैं एज अ लेक्चरार अपनी यूनिवर्सिटीज में। अगर आप लोग लेक्चररशिप के लिए भी जाना चाहते हो तो ये एग्जाम जो है ये आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। और अगर आप लोग फर्दर पीएचडी परस्यू करना चाहते हो तब भी गवर्नमेंट आपको यहाँ पर फेलोशिप देती है फॉर योर पीएचडी, जिसमें आप अपना पीएचडी करोगे। लेकिन अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर जाते हो तो गवर्नमेंट आपको पीएचडी के लिए सैलरी देगी। जेआरएफ अगर आप लोग क्लियर कर जाते हो तो पीएचडी के लिए पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। क्या सैलरी दी जाती है वो हम लोग आगे बात करेंगे। अब ये देख लेते हैं क्या जेआरएफ और लेक्चररशिप के लिए जो सीएसआईआर का एग्जाम होता है, जो सीएसआर एग्जाम लेता है, क्या वो अलग अलग एग्जाम लेता है या फिर एक ही एग्जाम लेता है। इनके लिए सीएसआईआर जो है एक ही एग्जाम कंडक्ट करवाता है, लेकिन कट ऑफ वेरी करता है। जेआरएफ के लिए कट ऑफ जो है वो हाई जाता है। जेआरएफ के लिए कट ऑफ अप्रोक्स 55 to 60% जाता है फॉर जनरल कैटेगरी, और अदर कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। लेक्चरार के लिए जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा कम जाता है, दैट इज नियर अबाउट 52 to 55%, इतना कट ऑफ जाता है। टोटल एग्जाम हमारा 200 मार्क्स का होता है, 200 का 55 to 60% कट ऑफ, दैट इज 100 to 120 मार्क्स, इतना कट ऑफ जाता है जेआरएफ के लिए। और लेक्चरार के लिए 100 से 110 के बीच में कट ऑफ जाता है लेक्चरार के लिए। ये एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाता है? ये एग्जाम ईयर में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है, एक बार जून में, एक बार दिसंबर में। क्या मोड होता है एग्जामिनेशन का? ये एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है।
यानी सीबीटी मोड में इस एग्जाम को लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कौन इस एग्जाम के लिए अपेयर कर सकता है, क्या असेंशियल क्वालिफिकेशंस है इस एग्जाम के लिए। सो इस एग्जाम के लिए कौन अपेयर कर सकता है। सो यहाँ पर देखो एमएससी इसी के साथ में एमएससी और इक्विवेलेंट डिग्री इंटीग्रेटेड बीएसएमएस, यहाँ पर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि एमएससी आपने कौन सी स्ट्रीम से की है। आपने एमएससी अगर बायोटेक से की है, या फिर आपने एमएससी जो है वो अर्थ साइंस से की है, या फिर आपने फूड टेक्नोलॉजी से की है, या फिर जूलॉजी से की है, या बॉटनी से की है, या केमिकल साइंस से की है, होना चाहिए आपका साइंस स्ट्रीम में। और उसके बेस पर आप लोग जो 5 स्ट्रीम के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, लाइफ साइंस के लिए, केमिकल साइंस के लिए, इन कैटेगरीज के अंडर आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, अगर आप लोगों ने बायोटेक किया है, एमएससी बायोटेक की है, आप लोगों ने एमएससी अर्थ साइंस किया है, आप लोगों ने एमएससी बायोटेक, एमएससी फूड टेक्नोलॉजी, एमएससी जूलॉजी, एमएससी बॉटनी, एमएससी एंथ्रोपोलॉजी, इसी के साथ में एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, अगर इनसे आप लोगों ने एमएससी किया है तो आप लोग लाइफ साइंस कैटेगरी से फॉर्म को फिल करोगे। अगर आप लोगों ने एमएससी केमिस्ट्री या फिर केमिकल साइंस से किया है तो आप लोग केमिकल साइंस के अंडर फॉर्म को फिल करोगे। फिजिक्स से किया है तो फिजिकल साइंस के अंडर इस एग्जाम को फॉर्म करोगे, और एमएससी मैथमेटिक्स से किया है तो मैथमेटिकल साइंस कैटेगरी के अंडर आप लोग इस फॉर्म को फिल करोगे। इसी के अलावा अगर आप लोगों ने बीटेक किया है, बीटेक पर्टिकुलरली साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। इसी के अलावा अगर आप लोगों ने एमबीबीएस किया है तो आप लोग इस एग्जाम को फॉर्म को फिल कर सकते हो, आप एलिजिबल हो इस एग्जाम को देने के लिए। लेकिन मार्क्स कितने होने चाहिए, आपके एटलीस्ट मास्टर्स में 55% मार्क्स होने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, और एज यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दिया गया है फॉर अदर कास्ट, लेकिन फॉर जनरल इट्स 55% मार्क्स आपके एमएससी में होने चाहिए इस एग्जाम में अपेयर होने के लिए। इसी के साथ अगर आप लोग एमएससी फाइनल ईयर में तो उस टाइम पर भी आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। लेकिन वहां पर जब आप फॉर्म फिल करोगे, एक कैटेगरी होती है दैट इज रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी, जिसमें आपको क्या करना होता है, जब आप सीएसआर के वेबसाइट को विजिट करोगे तो वहां पर आपको एक पीडीएफ मिलेगी और उसी पे एक रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी का फॉर्म होता है, वो आपको फिल करना होता है। और उसमें अपने जो यूनिवर्सिटी के जो डीन है, आपके डिपार्टमेंट के जो एचओडी हैं, उनके सिग्नेचर आपको वहां पर करवाने होंगे। तो अगर आप लोग एमएससी फाइनल ईयर में हो तो आपको रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी से इस फॉर्म को फिल करना होगा, और डीन के या फिर एचओडी के आपको क्या करवाने होंगे, साइन उसमें करवाने होंगे, और उसको क्या कर देना है, स्कैन करके अपलोड कर देना है। तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप आपको यहाँ पर परफॉर्म करना पड़ेगा अगर आप लोग एमएससी फाइनल ईयर में हो। लेकिन यहाँ पर एक शर्त आती है कि एमएससी अगर आपकी 55% मार्क्स से क्लियर होगी तभी आप लोग का वो एग्जाम वैलिड माना जाएगा। मान लो कि आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया एमएससी फाइनल ईयर में, एग्जाम भी क्लियर हो गया, लेकिन एमएससी में 55% मार्क्स नहीं है, तो वो एग्जाम आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। तो क्या होना चाहिए, एमएससी अगर फाइनल ईयर में हो तो रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी का फॉर्म भरना होगा, और साथ में 55% मार्क्स जो है मैंडेटरी है कि आपको लाने होंगे फॉर जनरल कैटेगरी। एंड फॉर अदर कास्ट यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, दैट इज अबाउट 50% मार्क्स होने चाहिए उनके। इसी के साथ में यहाँ पर एज लिमिट का क्या क्राइटेरिया रहता है, तो यहाँ पर एज लिमिट में अगर आप 28 ईयर तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर रखी गई है। लेकिन ये जो 28 ईयर एज लिमिट रखी गई है, दिस इज ओनली फॉर जीआरएफ, नॉट फॉर लेक्चररशिप। लेक्चररशिप के लिए नो अपर एज लिमिट इज देयर, कोई अपर एज लिमिट नहीं है लेक्चररशिप के लिए, आप किसी भी एज के हो तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग एग्जाम पैटर्न क्या होता है। सो इस एग्जाम में 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। जो पार्ट ए होता है हमारा, जनरली सारे ही स्ट्रीम के लिए उसमें जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, और ये जो हमारा एग्जाम होता है ये ऑब्जेक्टिव होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं, और एग्जाम के ड्यूरेशन में आपको कोई ब्रेक नहीं दिया जाता,
3 घंटे का एग्जाम होता है, कंटिन्यू आपको एग्जाम देना होता है, कोई ब्रेक आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस है। अब यहाँ पर बात करते हैं जो केमिकल साइंसेस के लिए जो बच्चे अपेयर होते हैं, केमिकल साइंस से जो अपेयर होते हैं, उनके लिए जो पार्ट ए है उसमें क्वेश्चन टोटल 20 होते हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। पार्ट बी में 40 क्वेश्चन होते हैं, आपको 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। पार्ट सी में 60 क्वेश्चन होते हैं और आपको 25 करने होते हैं, 25 से एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना होता। तो टोटल क्वेश्चन 120 होते हैं, आपको 75 क्वेश्चन करने होते हैं। पार्ट ए में एक क्वेश्चन करेक्ट होने पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, पार्ट बी में एक क्वेश्चन करेक्ट होने पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और पार्ट सी में पर क्वेश्चन आपको करेक्ट आंसर देने पर 4 मार्क्स दिए जाएंगे। और इस तरीके से हमारा जो टोटल जो यहाँ पर मार्किंग बनती है वो 200 मार्क्स बनते हैं। अब यहाँ पर बात आती है क्या यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है? सो जी हाँ, यहाँ पर एब्सोल्युटली नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर की जाती है। यहाँ पर 25% नेगेटिव मार्किंग स्कीम चलती है फॉर केमिकल साइंस। अगर आप लोगों ने पार्ट ए में एक क्वेश्चन गलत कर दिया, सो फॉर दैट इनकरेक्ट आंसर आपके 0.5 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। पार्ट बी में अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपके 0.5 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, और पार्ट सी में फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाता है। अब बात करते हैं अर्थ साइंस में। अर्थ साइंस में भी सिमिलरली 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। जो पार्ट ए होता है उसमें टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 15 अटेम्प्ट करने होते हैं। पार्ट बी में 50 क्वेश्चन होते हैं, आपको 35 अटेम्प्ट करने होते हैं। पार्ट सी में 80 क्वेश्चन होते हैं, आपको 25 अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल क्वेश्चन 150 होते हैं, आपको 75 अटेम्प्ट करने होते हैं। फॉर ईच करेक्ट आंसर इन पार्ट ए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, पार्ट बी में आपको फॉर करेक्ट आंसर 2 मार्क्स दिए जाएंगे, पार्ट सी में फॉर ईच करेक्ट आंसर यू गॉट 4 मार्क्स। सो टोटल हमारा 200 मार्क्स का पेपर होता है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग स्कीम क्या होती है? पार्ट ए, पार्ट बी में 25% मार्क्स डिडक्ट होते हैं, यानी 0.5 यहाँ पर मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे फॉर पार्ट ए एंड पार्ट बी रेस्पेक्टिवली। और पार्ट सी में फॉर अर्थ साइंस 0, यहाँ पर पार्ट सी में 33% नेगेटिव मार्किंग होगी फॉर पार्ट सी। अगर आप पार्ट सी का एक क्वेश्चन इनकरेक्ट करते हो तो आपका 1.32 मार्क्स नेगेटिव में चला जाएगा। अब बात करते हैं लाइफ साइंस के बारे में। लाइफ साइंस में भी हमारे 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन होते हैं, आपको 15 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। बेस्ट ऑफ द 15 क्वेश्चन आपको चूज करने हैं और वो आपको अटेम्प्ट करने हैं, यानी आपको यहाँ पर चॉइस दी जाती है क्वेश्चंस में, आई कैन से। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 में से आपको 15 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो यहाँ पर आपको चॉइस मिलती है कि बेस्ट ऑफ द 15 क्वेश्चन आप लोग वहां से चूज करो और उनको अटेम्प्ट करो। पार्ट बी में सिमिलरली 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको बेस्ट ऑफ द 35 क्वेश्चन करने होते हैं। पार्ट सी में 75 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको बेस्ट ऑफ द 25 क्वेश्चन करने होते हैं। सो टोटल आपको 75 क्वेश्चन करने होते हैं फॉर व्हाट? फॉर यहाँ पर लाइफ साइंस। अगर मार्क्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर पार्ट ए में फॉर अगर आप लोग एक करेक्ट आंसर देते हो तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। पार्ट बी में यहाँ पर फॉर ईच करेक्ट आंसर आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं। पार्ट सी में फॉर ईच करेक्ट आंसर आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं, यानी पार्ट ए में एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, टोटल आपने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यानी पार्ट ए 30 मार्क्स का हो जाता है। पार्ट बी में आपको 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यानी पार्ट बी आपका कितने मार्क्स का हो जाता है? 35 इंटू 2 70 मार्क्स। पार्ट सी जो है इसमें आपको 25 क्वेश्चन करने होते हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, यानी पार्ट सी हमारा कितने का हो जाता है? 25 इंटू 4 इज इक्वल टू 100 मार्क्स। तो टोटल कितने का हो जाता है हमारा पेपर? 200 मार्क्स का हो जाता है। पार्ट ए में अगर आप एक इनकरेक्ट आंसर देते हो तो आपका 0.5 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाता है। पार्ट बी में अगर आप एक इनकरेक्ट आंसर दोगे वहां पर भी आपका 0.5 मार्क्स कट जाएगा, और पार्ट सी में एक इनकरेक्ट जवाब देने पर आपका 1 मार्क्स
कट कर लिया जाता है। तो ये नेगेटिव मार्किंग स्कीम रहती है। सिमिलरली मैथमेटिकल साइंस में भी 3 पार्ट होते हैं। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन जिसमें 15 अटेम्प्ट करने हैं, पार्ट बी में 40 जिसमें से 25 अटेम्प्ट करने हैं, और पार्ट सी में 60 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से बेस्ट ऑफ द 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। सो टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं, आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। पार्ट ए में एक करेक्ट आंसर देने पर आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, पार्ट बी में एक करेक्ट आंसर देने पर आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे, और पार्ट सी में फॉर ईच करेक्ट आंसर यू गोट 4.75 मार्क्स। सो टोटल एग्जामिनेशन इज ऑफ 200 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। पार्ट ए में 0.5 मार्क्स, पार्ट बी में 0.7 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, लेकिन देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर पार्ट सी इन मैथमेटिकल साइंस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फिजिकल साइंस के बारे में। फिजिकल साइंस में भी सिमिलरली 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको 15 अटेम्प्ट करने हैं, पार्ट बी में भी 25 क्वेश्चन है, 20 अटेम्प्ट करने हैं, पार्ट सी में 30 क्वेश्चन है, 20 अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट ए में एक करेक्ट आंसर देने पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, पार्ट बी में एक करेक्ट आंसर देने पर आपको 3.5 मार्क्स मिलेंगे, और पार्ट सी में 5 मार्क्स मिलेंगे फॉर ईच करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर 200 मार्क्स का पेपर होता है। और नेगेटिव मार्किंग स्कीम क्या रहती है फिजिकल साइंस के लिए? पार्ट ए में एक इनकरेक्ट आंसर देने पर 0.5 मार्क्स डिडक्ट होंगे, पार्ट बी में एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.875 मार्क्स डिडक्ट होंगे, और पार्ट सी में फॉर योर 1 इनकरेक्ट आंसर यू लॉस्ट 1.25 मार्क्स। अब बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको कहा कि CSIR में एक JRF और लेक्चररशिप के लिए एग्जाम होता है। अगर आपका JRF क्वालिफाई होता है और आप PhD करना चाहते हो और PhD में इनरोल कर देते हो, तो गवर्नमेंट आपको क्या देती है? सैलरी देती है। कितना सैलरी देती है? तो CSIR नेट सैलरी ऑफ JRF दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप, अगर आपका JRF क्वालिफाई होता है तो आपको जो बेसिक पे स्केल होता है वो 31,000 होता है। ये बेसिक पे स्केल है, पर मंथ आपको दिया जाता है। इसी के साथ आपको एडिशनली HRA, जिसको हम लोग हाउस रेंट अलाउंस भी बोलते हैं, तो एडिशनली आपको HRA भी मिलता है। इसी के साथ आपको एनुअल कॉन्टिजेंट ग्रांट जो है 20,000 रुपए ये भी दिया जाता है फॉर एनुअली कॉन्टिजेंट ग्रांट। तो यहाँ पर एनुअली भी आपको 20,000 रुपीज दिए जाएंगे। तो मैक्स टू मैक्स अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी 37 से 38,000 आपको पर मंथ इन हैंड दे दिए जाते हैं, यानी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए जाते हैं। जब आपको 2 साल हो जाते हैं PhD करते करते, तो आपका जो सैलरी है इसको अपग्रेड किया जाता है। JRF से अब आप बन जाते हो SRF। अब आपको SRF का सैलरी दिया जाएगा। SRF क्या होता है? सीनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसमें आपका सैलरी जो है वो इंक्रीज हो जाता है। 31,000 जो आपका बेसिक पे था, अब वो हो जाता है 35,000 प्लस HRA और प्लस एनुअली जो आपको मिलता है वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये सैलरी का स्कीम रहता है। इसके बाद बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। सो जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी का जब जॉब प्रोफाइल देखते हो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर लेक्चररशिप, तो उसमें कई यूनिवर्सिटी ऐसे होते हैं जो लेक्चररशिप प्लस MSc होने पर, अगर आपका LS क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है और MSc है, तो आपको वो अपॉइंट कर लेते हैं। लेकिन कई ऐसे यूनिवर्सिटी होते हैं जो PhD के बाद में अपॉइंट करते हैं। तो अगर आपका PhD हो जाता है और उसके बाद में आप अपॉइंट होते हो, उसके बाद में आप लोग अप्लाई करते हो किसी यूनिवर्सिटी में, वैकेंसी होती है तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट वहां पर मिलता है। उसके बाद में क्योंकि आप PhD हो तो आपका प्रमोशन ऑब्वियसली वहां पर देखने को मिलेगा। देन प्रमोट होकर आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हो, और इसमें भी जब प्रमोशन होता है आपका तो आप प्रोफेसर बनते हो। तो ये जो प्रोफाइल रहता है आपका CSR नेट क्वालिफाई करने के बाद, आप PSU सेक्टर में भी जा सकते हो, आप एकेडमिक्स में भी जा सकते हो, आप रिसर्च प्रोजेक्ट में भी जा सकते हो, खुद का लेबोरेटरी भी स्टैब्लिश कर सकते हो, एज अ साइंटिस्ट पोस्ट पर भी आप वर्क कर सकते हो। तो ये जो प्रोफाइल होता है CSIR नेट का। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन
समझ आ गई होगी। और जितना भी आपको CSR नेट से रिलेटेड जो डिलेमा था वो क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम लोग ये बात करेंगे कि CSR नेट अगर आप देना चाहते हो, CSR नेट एग्जाम देने के अगर आप लोग इच्छुक हो, तो उसके लिए आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या सिलेबस होता है, कौन से बुक से आपको प्रिपरेशन करनी होगी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट लर्निंग।